जानकारियाँ आपको नहीं अभी तक हो तो आप लोग ध्यान विदिन ए मिनट हम बतलाता हूँ। पहले हमारे जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रकार के प्रावधान उनसे अवगत कराएंगे। तत्पश्चात DSWO मैडम आपको अपने अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं इनके क्षेत्र में वो आपको बतलाएंगे। फिर हमारे सिविल सर्जन साहब अपने क्षेत्र अंतर्गत जो इनकी योजना है उसके बारे में बतलाएंगे। तत्पश्चात आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी। साथ ही रांची से आए हुए राज्य खाद्य आयोग के माननीय सदस्य मेम का भी स्वागत है। आज मंच में उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण सभी का स्वागत है और विभिन्न पंचायतों से आए हुए आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो लाभ मिलती है और इसमें आपके अधिकार का कार्ड का कलर पीला होता है जिसमें प्रति इसके बाद PHH कार्ड है जिसमें प्रति लाभु प्रति सदस्य 5 किलो करके खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध घोषणा होता है और अपवर्जन मानक में 7 कंडिका होती है जिसमें घोषणा होती है। इसका रिक्ति भर चुकी है, एक भी हमारा जगह खाली नहीं है। इसमें इस राशन कार्ड को जो बनाने का प्रक्रिया है इसमें आप सभी का होता है। तो आप लोग इस तरह ग्राम सभा करते हैं, समय समय पे आप लोगों की ग्राम सभा होती है और इसमें जो डीलर स्तर पर जो सतर्कता कमेटी है आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि वीडियो साहब लोग आप लोगों को बताया है। उस आवेदन को जो जांच करने का कमेटी होता है संबंधित पंचायत क्षेत्र के पंचायत सेवक, विद्यालय के टीचर, आंगनवाड़ी सेविका, ये इसको जांच करते हैं और जांच के बाद जो बैठक होती है उसमें पहला है PBTG आदिम जनजाति वर्ग के जो आता है उनका मिलना चाहिए। इसके बाद जो असध्य रोग से ग्रसित है उनको मिलना चाहिए। उसके बाद ST को, SC को, फिर अन्य को, इस तरह बनता है। इसमें आप लोगों का भूमिका होती है पड़ता है। अयोग्य का जो श्रेणी है उसके बारे में फॉर्म में ही लिखा है, उसमें लिखा रहता है। जो आप लोग जो आवेदन करता है उसमें पहला है समावेशन। वैसा कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी उपक्रम में काम सेवानिवृत्त ना हो। आदिम जनजाति समुदाय के व्यक्ति जो किसी सरकारी संस्था में कार्यरत ना हो। सिविल सर्जन से अन्य पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, इसमें कैंसर, एड्स, कुष्ठ, असध्य रोग, लेकिन वो किसी सरकारी संस्था में निर्गत या सेवानिवृत्त ना हो। ये सबको नहीं मिलना है। अकेले रहने वाले वृद्ध, बुजुर्ग, एकल परिवार, दुकानदार,
पेंटर, मैकेनिक, मोची, इसका भी राशन कार्ड में हम लोग को नाम देना है। ये हमारा हो गया समावेशन है, जो हम लोग जो कार्ड के अनुसार विश्वविद्यालय न्यास में नियोजित है उनको लाभ नहीं देना है। कोई परिवार जिसका कोई सदस्य आयकर, सेवाकर, व्यवसाय कर देता है उसको भी लाभ नहीं देना है। वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या 10 एकड़ से अधिक को नहीं देना है। और वैसे परिवार जिसके पास 5 लाख से अधिक लागत मशीन का 4 पहिया या कृषि यंत्र है उसको नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब है जो आप लोग अनुशंसा करते हैं इस क्राइटेरिया में जो आते हैं उसको हम लोग को लाभ नहीं देना है, क्योंकि इसके कारण हमारा बहुत सारा सुयोग्य तो हम लोग लाभ नहीं दे पाते हैं। इसमें हम लोग को ध्यान देना है। आप लोग सदस्य अध्यक्ष सर बताएंगे। इसके अलावा जो सतर्कता कमेटी है जो आप लोग को ग्रुप में हम किसी के माध्यम से भिजवाए थे, इसका कमेटी का इसका कंट्रोल ऑर्डर भी आप लोग को भिजवाए थे। आपका जो ब्लॉक स्तर में जो सतर्कता कमेटी है हमको नहीं लगता है गठन हुआ होगा। गठन हुआ है यहाँ इसमें आप लोग का जो प्रखंड स्तर में है उसमें प्रखंड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदस्य होते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदस्य सचिव होते हैं, प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी सदस्य होते हैं। इसके बाद CDPO प्रखंड के वो सदस्य होते हैं, PO ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर वो सदस्य होते हैं, सभी मुखिया और सभी पंचायत समिति सदस्य होते हैं। और इसमें कुछ मनोनीत 7 जो कार्य है आप लोगों का जो अधिकार और दायित्व दिया गया है, आपको अपने क्षेत्र का जो भी डीलर्स दुकान है उसमें जो भी वितरण हो रही है उसमें आपको पर्यवेक्षण करने का, देखने का आपको ये आपका दायित्व भी और आपका अधिकार भी है। और इसमें जैसे अभी हम लोग को कुछ क्वेरी रहेगी हम लोग फिर बताएंगे आपको। पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद। खाद्य आयोग से जुड़ा हुआ हमारा 2 ये है योजना है जो हमारे महिला बाल विकास गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। उनके गर्भावस्था के दौरान उन्हें 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहला जो है तो अभी द्वितीय गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनको भी दिए जाने का पत्र प्राप्त है, लेकिन अभी ऐप में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से अभी हम लोग उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं। वो जब ऐप डिज़ाइन हो जाएगा उसके बाद द्वितीय गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनको भी यही सुविधा दी जाएगी, 5,000 रुपये की राशि। इसमें हमारे विभाग के द्वारा, जिले के द्वारा 72% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और शेष के लिए हम लोग हैं 3,361, धात्री महिलाएं हैं 1,594, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं 12,917 और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं 14,252। इनको पोषाहार दिया जाता है। पोषाहार में 6 माह से पैकेट 2 मीठी दलिया और 2 नमकीन, और धात्री महिलाएं जो हैं उनको 5 पैकेट दिया जाता है और कुपोषित बच्चे जो होते हैं उन्हें 6 पैकेट दिया जाता है। 3 मीठी कार्यक्रम जो है हमारा चलाया जा रहा है। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय, AC साहब, मंच पर बैठे सभी, स्वास्थ्य विभाग से तो ऐसे काफ़ी योजनाएं चलती हैं, लेकिन मैं केवल उन 2 योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। पर्सनल डिलीवरी होता है तो उसमें हम लोग उनको 1,400 रुपये डिलीवरी के उपरांत देते हैं ताकि हो सकता है। और इसके पहले उनमें एनीमिया या और कोई कमी नहीं हो उसके लिए उनका ANC कराया जाता है और पूरे और 180 टैबलेट कैल्शियम दी जाती है, जिस हम लोग इस वित्तीय वर्ष भर में 22-23 में
1400 रुपये डिलीवरी के उपरांत के बाद उनका पेमेंट किया गया ताकि वे पौष्टिक आहार ले सकें। दूसरी जो योजना है MTC है, कुपोषण केंद्र। इसमें जो अति कुपोषित हैं उनका घर पर केवल पोषाहार देने से बीमारी ठीक नहीं होगी, तो उन बच्चों को हम MTC केंद्र में भर्ती करते हैं। 3 जगह पर है, सदर अस्पताल जामताड़ा, CSC नाला, इन दोनों जगह पर 20-20 बेड हैं और CSC नारायणपुर 10 बेड है। लेकिन इसमें जो समस्या आती है ये केवल स्वास्थ्य विभाग से नहीं है। हमारी सहिया बहनें गांव में जो वैसे बच्चे अति कुपोषित दिखते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू आता है। वो आंगनवाड़ी केंद्र में उनका मेजरमेंट होता है, कुछ टेक्निकल्स हैं, जब उसमें आते हैं तब उनको जो है सो MTC केंद्र में सेविका या सहायिका भेजती हैं। इसके अलावा हमारे काउंसलर भी हैं, MTC काउंसलर, जो बीच बीच में जाकर लोगों को बताते हैं। इसके बावजूद भी हमारे MTC केंद्र में ऑक्यूपेंसी रेट 80% से ज़्यादा नहीं होता है। मुफ्त इलाज करते हैं। MTC केंद्र में ही किचन होता है, उसका रसोईया होता है, उनका खाना दिया जाता है। माँ आती हैं, उनके लिए भी प्रतिदिन 120 रुपये हम लोग देते हैं ताकि उनको खाने पीने में दिक्कत नहीं हो। इसके बावजूद भी सभी कुपोषित बच्चे नहीं आ पाते हैं। कारण है कि एक तो सभी लोग जैसे पुरुष लोग उसकी गंभीरता को नहीं देखते हैं। एक घर में मान लिए अगर एक कुपोषित बच्चा है तो और भी बच्चे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ को लगता है कि हम एक बच्चा को लेके जाएंगे। तो जब तक पुरुष लोग भी योगदान नहीं करेंगे, अगर मान लिया वैसी स्थिति में माँ एक बच्चा को लेके जाती है तो बाकी बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी पुरुषों को लेनी चाहिए। और इसके आगे भी इस पर हम लोगों की चर्चा हुई कि कैसे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे MTC में आए। उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवा मिलती है और माँ के लिए होता है 120 रुपये पर डे खाने के लिए मिलता है रहेगा। इसका वेट हम लोग डेली मेजर करते हैं और कम से कम जो है सो वेट उसका एज के हिसाब से आ गया तब जो है सो छोड़ना है, फिर फॉलो अप करना है। तो ये मुख्य 2 योजनाएँ हैं जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित हैं और सभी से आग्रह है कि इन हेलो, आप मुखियागणों से सौभाग्य की बात है कि अध्यक्ष महोदय आए हैं और आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे जिला शिक्षा अधीक्षक श्री दीपक जी को, जो आप लोगों को शिक्षा विभाग से जुड़े और खाद्य सामग्री से आज इस प्रसार में हम लोग एक खास लक्ष्य के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों को इस बात पर चर्चा करनी है कि समाज का जो बहुत ही निडी तबका है जिसको बहुत आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में हेल्थ डिपार्टमेंट, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम कर रही है अलग अलग माध्यम से। तो अन्य डिपार्टमेंट के बारे में बहुत आप लोग सुन लिए, जान लिए। अब हम शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा सा बताना संचालित होंगे। कोई प्राइमरी स्कूल होंगे, कोई मिडिल स्कूल होंगे, कोई हाई स्कूल होंगे। तो जहाँ पहले से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, वहाँ झारखंड सरकार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एक योजना है, उसको संचालित की जाती है।
हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब जानते होंगे मध्याह्न भोजन योजना को लेकर सप्ताह में जितने भी दिन विद्यालय खुले रहते हैं सभी बच्चों को दोपहर में गर्म भोजन हम लोगों के द्वारा दिया जाता है। पौष्टिक युक्त खाना दिया, अंडा दिया जाता है ये सोमवार और शुक्रवार को। अगर कोई बच्चा अंडा नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी हैं, तो उनके लिए मौसमी फल की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में जो हमारे शिक्षक हैं उनको इस योजना से थोड़ी सी दूर रखा गया है। वो सीधे इसमें संलग्न नहीं रहेंगे, वो सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, खाता का बढ़िया से संचालन करेंगे और उसका रख हमारे सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें 12 सदस्य, एक संयोजिका होती है और माता समिति अलग से बनी हुई है जिसमें रसोइया होती हैं। सभी आपके गांव के हैं और आपके द्वारा चुने हुए हैं। ये विभाग के द्वारा नहीं तय किया जाता है कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन उपाध्यक्ष बनेंगे और कोई संयोजक बनेंगे। ये आपके गांव के लोग ही चुनते हैं और उन्हीं को हम जिम्मेवारी दे देते हैं। ऐसा एक दिन का मेन्यू के अनुसार खाना बनाने की जिम्मेवारी होती है। आप सभी मुखियागण से मेरा अनुरोध होगा कि आप जब भी जाते हैं उस क्षेत्र में एक बार विद्यालय का भ्रमण अवश्य करें। 4 विद्यालय 5 विद्यालय आपके अंतर्गत होंगे, तो जब तक आप विद्यालय नहीं जाएंगे इन योजनाओं का सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। आप विद्यालय मंगलवार है तो मंगलवार को क्या बनेगा ये हमारे विद्यालय में लिखा होता है, उस अनुरूप से आप मॉनिटरिंग करें कि आज के दिन अगर आप विद्यालय गए हैं तो वो बना है कि नहीं बना है। वो आप अगर नहीं बना है तो आपके अध्यक्ष आपके गांव के हैं, उनको जरूर इस चीज़ को अवगत कराएं, हम उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। और आप जाते हैं तो कभी कभार आप खाना भी खा लें उससे, तो आप पहले चखेंगे। एक चखना पंजी भी होती है, उसमें वो लिखते हैं कि खाना की गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद ही बच्चों को परोसा जाता है, क्योंकि कई बार शिकायतें आई हुई है पूर्व में कि खाना में छिपकली गिर जाता है। उसके बाद में इसी उन लोग अपना व्यवस्था करेंगे कि 1 बजे खाना मिल जाए, 1 से 1:30 के बीच में खाना खिला करके फिर से बच्चों को बैठाना है पढ़ने के लिए। वो 3 बजे के बाद ही बच्चे जाएंगे। अगर कोई स्कूल खाना खिला के छोड़ दे रहे हैं तो इसको आप लोग जरूर नोटिस करें कि कभी भी 3 बजे से पहले बच्चों को नहीं छोड़ना है। ना शिक्षक स्कूल पर जो हम लोग को नियंत्रण करना है, जब तक आप विद्यालय नहीं जाएंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। पुनः आप सबों को बहुत बहुत खातायों का। अब जैसा कि हम जानते हैं आप सब मुखियागण हैं, पहले तो आप सबों का अभिनंदन है। आप लोग इतनी संख्या में कुछ कमी रह गई है, पता नहीं क्यों नहीं आ पाए। लेकिन अधिकारी वैसे तो मैं जिला के लगभग सभी शिकायतों को सुनता हूँ, परंतु खाद्य आयोग की ओर से मुझे निर्देश प्राप्त है कि मैं खाद्य सामग्री, पीडीएस डीलर, विभिन्न तरह की योजनाएं जो आपके सामने अभी रखी गई, उन सभी में यदि कोई शिकायत है तो मेरे तक पहुँचे। मेरे तक पहुँचने का माध्यम एक तो है कि आप 8969583311 आप लोग, लेकिन शिकायत करना और शिकायत का निष्पादन यानी निर्णय करवाना, जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि आपको क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला। क्या चाहिए था आपका अधिकार है और क्या नहीं मिला ये देखना आपका कर्तव्य है। तो इस तराजू से तौलकर आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और इन शिकायतों का निवारण। लेकिन 137 का पूर्ण रूपेण हो गया है। 7 जो शिकायतें हैं मैंने परसों दिन निष्पादन करके डाला था, लेकिन पुनः ये पोर्टल पर दिखा। एक आखिरी बात है, सर से बात हुई, सर के बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। जो सर्किट हाउस में सर ने बतलाया कि ये सब तो हमारी ड्यूटी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा और ये आखिरी बात है कि
हमारे राज्य में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। ये कोष क्या है आप लोगों को, और इसके लिए हमारे जिले में, प्रत्येक जिले में, हमारे जिले में नहीं, प्रत्येक जिले में राशि सुनिश्चित की गई है। हर एक पंचायत में और हर एक नगर निकाय के वार्ड में ये राशि है और इस राशि का आप समुचित प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके नज़र में कोई भूख अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रहा हो, वैसे लोगों को आप सहानुभूति पूर्वक लाभ ये दे सकते हैं। दूसरी बात, मुखियागण है, ये होता है इसमें कि सर 10,000 जो गया था वो तो समाप्त हो गया है, अब हमारे पास राशि नहीं है, और उसी बीच यदि कोई भूखमरी से त्रस्त हो गया हो तो कहीं उसे से त्रस्त किसी भी ऐसे व्यक्ति की शिकायत न आए, इसलिए आप लोग इस दिशा में प्रयास करें और दिल लगा कर करें। आप लोग मुखिया हैं, आपको हर एक परिवार का मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब सिर्फ ये समझते होंगे कि इसमें सिर्फ पीडीएस से जो खाद्यान्न मिलता है वही आता है। नहीं, जिस विभाग से चलाया जा रहा है वे अपने अपने जिला की जानकारी विस्तार पूर्वक दें। जिस क्रम में डीएसओ साहब ने पीडीएस से संबंधित योजनाएं, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने शिक्षा विभाग की योजनाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाया जा रहा है उसकी जानकारी, और सिविल सर्जन सर के तरफ से जो 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं विस्तार पूर्वक जानकारी अपने अपने विभाग को उन्होंने आप लोगों को बताया। पॉस मशीन से जो डीलर के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसकी पर्ची लाभुकों को नहीं दी जाती है। बहुत से डीलर जो ई-पॉस मशीन होता है उसमें पेपर रोल ही नहीं लगने पर कागज को तोड़ मरोड़ कर ऐसा फंसा देते हैं कि पर्ची निकले ही नहीं, क्योंकि अगर पर्ची निकलेगी तो लाभुक को ये जानकारी मिल जाएगी राशन जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में मिल रही है कि नहीं। अभी डीएसओ साहब ने कहा कि 3-4 तरह के कार्ड हमारे राज्य में चलाए जा रहे हैं, जिसमें AAY जिसे पीला कलर का कार्ड होता है उसे प्रति परिवार व्यक्ति 5 केजी अनाज मिलना है, तो हमें प्रति किलो 5 किलो अनाज मिला या नहीं प्रति व्यक्ति। और एक डाकिया योजना चलाया जा रहा है जो विशिष्ट जनजातियों के लिए होता है, और जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं वो डीलर के, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको NFSA के तहत राशन कार्ड नहीं बन पाया है, तो राज्य सरकार अपनी निधि से हरा राशन कार्ड निर्गत कर रही है। से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोग अपने पंचायत के एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन व्यक्ति सही में उसके हकदार हैं, उन तक नहीं उसका लाभ मिल पाता है। तो आप लोग चूंकि एक एक व्यक्ति को जानते हैं अपने पंचायत को, तो आप लोग एक लिस्ट बनाइए कि कौन व्यक्ति इसके हकदार में होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे पंचायत के मुखिया हैं। आप किसी द्वेष से, किसी बदला की भावना से उसका नाम लिस्ट में मत दीजिए कि ठीक है तो हमको वोट अधिकारी को वैसे लोगों का नाम जरूर दीजिए, ताकि उनका नाम डिलीट होने के बाद वैकेंसी होगी, और वैकेंसी होने के बाद NFSA में जो सही लाभुक है उनको उनका लाभ मिल पाएगा। अभी DSW मैडम भी अपने जो 2 योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताई है कि हर गर्भवती और के बच्चों को वहाँ पोषाहार मिलता है, और जो प्रथम बार गर्भवती होती है उसे 3 किस्तों में 5,000 रुपया दिया जाता है। पहले किस्त में 1,000,
दूसरे किस्त में 2000 और अच्छे काम करते होंगे। तो ये सबसे नेक काम है कि आप किसी भूखे को खाना दिलवाइए, किसी जरूरतमंद को उसका हक दिलवाइए। इतना ही कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सबको जोहार। आप लोग पता है आप लोगों को क्या कह के बुलाया गया है? जो आप लोगों को वीडियो ने कहा कि आज चलना है जिला मुख्यालय, तो किस लिए चलना है, क्या बताया गया आप लोग? सदस्य लोग आ रहे हैं, आप खदान से संबंधित जो है वहाँ पर चर्चा होगी, यही चिट्ठी में लिखा हुआ था सर। अच्छा, चलिए ठीक, धन्यवाद। उठकर आप निर्णय करें, क्योंकि किताबों में, ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि पंच परमेश्वर होता है, और आज आधुनिक जमाने के पंच आप ही लोग हैं, मुखिया ही पंच माना जाता है। तो पंच में या मुखिया में परमेश्वर वास करते हैं। परमेश्वर का मतलब होता है ईश्वर हो, अल्लाह हो, ईसा हो गया है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। ऐसा करने की अपेक्षा आप लोगों से है। अब मैं बारी बारी से आप लोगों की हर योजना में आपके अधिकार और आपकी जानकारी पर मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जन वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस की तमाम शिकायतें आती है, आयोग के पास जो शिकायतें आती हैं उसमें 90% शिकायतें जन से 90% शिकायत इस आशय की होती है कि राशन डीलर ने अंगूठा लगवा लिया और बोला कि राशन बाद में ले जाइएगा, और फिर बाद में वो टहलाता रहता है और राशन नहीं देता है। इस तरह की शिकायतें आती हैं। क्या आप मुखिया लोगों को इस तरह की शिकायत मिलती है? लोग ये कहने आते हैं, लेकर आते हैं, आप लोगों तक ये बात पहुंचती है डीलरों के खिलाफ कि लोगों ने इस तरह की शिकायतें आप लोगों को की? आती है इस तरह की शिकायत? इस तरह की शिकायत नहीं आती है। चलिए, ये इस तरह की शिकायत नहीं आती है तो इसका ये मतलब आप लोग ये ना निकालें और अधिकारी भी ये मतलब ना निकालें कि शिकायतकर्ता को या लाभुक को ये अब तक विश्वास हम नहीं दे पाए कि अगर वो शिकायत करेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। इसलिए शिकायत ना आना ये बहुत सुकून देने वाला विषय हर दम हो ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कि शिकायतें इसलिए नहीं आती हैं कि उसको ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उसकी शिकायतों का निपटारा हो जाएगा या उसको शिकायत के कारण भविष्य में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। आप लोगों को जैसा एसी साहब ने बताया, डीएसओ ने बताया, आप लोगों को जो आयोग की तरफ से किट दिया गया है उसमें एक कागज होगा जिसमें निगरानी समिति के बारे में बताया गया है। वो कागज मिला, आप लोगों ने पढ़ा? हेतु पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति। सतर्कता समिति क्या है पहले आप इसको समझिए। सतर्कता को हम निगरानी समिति कहते हैं। निगरानी या सतर्कता का मतलब यह है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी निगरानी करना आप लोगों की जिम्मेवारी है। इसीलिए इसकी जो निगरानी समिति बनाया गया है उसमें संबंधित पंचायत के इस तरह की बातें आप लोगों के संज्ञान में भी आती होंगी। लेकिन उस डीलर को ये बताइए कि हम सिर्फ मुखिया नहीं हैं, मुखिया होने के नाते हम निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। इस हैसियत से हमको तुम्हारे राशन वितरण की निगरानी, उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार है। संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा नगर क्षेत्र में संबंधित वार्ड के सदस्य द्वारा समिति के पदेन अध्यक्ष होती गई हैं। तो जो चीजें लिखी गई हैं, जो आपको उपलब्ध करा दिया गया है, उसको पढ़कर मैं समय नष्ट नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए ये कागज आप लोगों को दिया गया है। इस कागज को आप लोग पढ़िए। जैसा खाद्यान्न कोष के बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि किसी का, क्योंकि अब देखिए
एक महत्वपूर्ण विषय जो अधिकारियों ने नहीं बताया वो आपको मैं बताता हूँ। और ये कार्य कोई भी अधिकारी नहीं कर सकते, कितने भी कार्य वो प्रतिबद्धता रखते हो, वो कार्य सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। वो कार्य क्या है? वो कार्य ये है कि जैसे समझिए कि केंद्र सरकार हर राज्य को एक नंबर देती है कि इतने संख्या तक का राशन हम आपको देंगे। मान लीजिए एक उदाहरण स्वरूप केंद्र सरकार ने कहा कि 2 लाख लोगों को, झारखंड के 2 लाख लोगों को केंद्र सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी, आप किन्हीं 2 लाख लोगों का राशन कार्ड बनवा दीजिए। सीमा दी गई है तो 2 लाख से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड इसलिए नहीं बन सकता है कि अगर 2 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड बनेगा तो उसका खाद्यान्न केंद्र उपलब्ध नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो उस 2 लाख से अधिक राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि नहीं, केंद्र ने जो, राज्य सरकार ने भी अपनी एक संख्या निर्धारित की कि 2 लाख केंद्र दे रहा है तो अगला 50,000 ग्रीन कार्ड बनेगा, उसको राज्य सरकार खाद्यान्न देगी। मतलब एक उदाहरण के तौर पर 2 लाख केंद्र का, 50,000 राज्य का, 2.5 लाख लोगों को खाद्यान्न मिलना है। अब उस 2.5 लाख के बाहर भी ऐसे योग्य लाभुक हैं जिनको अनाज दिया जाना चाहिए, जो पात्रता है राशन कार्ड पाने को। राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? क्योंकि वैकेंसी नहीं है। 2 लाख केंद्र की थी, 50,000 राज्य सरकार की थी, तो 2.5 लाख वैकेंसी थी, 2.5 लाख राशन कार्ड बन गया। अब उसके बाहर के लाभों को तो चाहकर भी नहीं जोड़ा जा सकता है। ये बात समझ गया? ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अब संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं हम, क्योंकि एक संख्या निर्धारित कर दी गई है। अब इस समस्या में हम समाधान कैसे निकालें? समाधान ऐसे निकलेगा कि आपके भी पंचायत में नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वो आपके पंचायत में नहीं होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतर सकती है। आपके पंचायत में भी कई बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो राशन कार्ड पाने के पात्र नहीं हैं, लेकिन वो उनके पास राशन कार्ड है। आप ये देखें कि कितने गरीबों का भला होगा अगर हम सब सिर्फ अपने भले की सोचते रहें, तो क्या हम समाज के काम आ पाएंगे? क्या हम समाज का भला कर पाएंगे? हमको कहीं ना कहीं तो एक सीमा निर्धारित करनी होगी। क्या किया आप लोग ये समझिए, और इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए स्कूल कॉलेज देखने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ अपने आप को पढ़ने की आवश्यकता है, अपनी आत्मा को पढ़ने की आवश्यकता है, अपनी संवेदनाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, आपको खुद दिख जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा कि आप लोग जो अयोग्य व्यक्ति हैं उसको चिन्हित कीजिए। चिन्हित करने के बाद इस बात की जानकारी, काम करने की आवश्यकता है जो गैर कानूनी हो। कोई भी जो हो सकता है कि आपके प्यार से बात मान जाए, आप ये कहें कि देखिए आप संपन्न हैं, आपको खाद्यान्न का संकट नहीं है, आपके पास योग्य लोगों को जो अभी संख्या आप चाहते हैं कि उनका नाम जुड़े, तो संख्या अचानक नहीं बढ़ सकती है, लेकिन अगर अयोग्य लोगों का नाम हटेगा तो स्वाभाविक योग्य लोगों का नाम जुड़ेगा। और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी ये नहीं जानते हैं कि आपके पंचायत में, अधिकारी से मैं ये अपेक्षा करता भी नहीं किसने गड़बड़ी करके राशन कार्ड बनाया है। तो ये चूंकि आप अपने पंचायत के लगभग एक व्यक्ति की जानकारी रखते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये काम कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता है, जो काम आप कर सकते हैं, और आप ये काम करेंगे। सर्किट हाउस में भी ये बात करेंगे, अधिकारियों के लिए भी जो बात कही वही बात आप लोगों को भी कह रहा हूं, जिस बात का उल्लेख एससी साहब ने किया। देखिए, आप लोग जीते हैं, जीत कर आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। प्रोटोकॉल में अधिकारियों से ऊंचा स्थान जनप्रतिनिधियों का बैठे हो,
लेकिन आप इनसे ज़्यादा ऊंचे हैं, आपका सम्मान ज़्यादा बड़ा है। इसलिए सम्मान बड़ा है तो आपकी जिम्मेवारी भी बड़ी है। तो आपको ये जिम्मेवारी है, इसी समाज में रहेंगे, समाज अच्छा होगा तो आप समृद्ध होंगे, समाज बुरा होगा तो असर आप पर ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। इसलिए समाज को बचाए रखना, बनाए रखना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपको इसी समाज में रहना है। आयोग के अध्यक्ष आज हैं, कल दूसरे आएंगे, अधिकारी आज यहाँ हैं, कल दूसरे जिले में जाएंगे। का जन्मों जन्मों का रिश्ता इस समाज से है। इसलिए इस समाज में भुखमरी ना हो, पौष्टिकता की कमी ना हो, बच्चे कुपोषित ना हो, माताओं को पौष्टिक आहार मिले, बच्चों को सही इलाज मिले, बच्चों को महीनों के अनुसार भोजन मिले, ये सुनिश्चित करना सिर्फ आपकी आधिकारिक जिम्मेवारी नहीं है, आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है। एक है वाह, गरीब के दिल से निकली हुई आह आपको कितना कष्ट और पीड़ा देगी इसका एहसास आपको नहीं है, और ये आह सुनाई नहीं देती है। गरीब की आत्मा से निकलती है, वो सुनाई न दे लेकिन वो असर बहुत कारगर करती है। इसी तरीके से गरीब के अंतरात्मा से जब शब्द निकलता है वाह, वाह भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो लाभ बहुत पहुंचा। आपका समाज कितना उन्नत होगा ये आप एक बार मेरे आग्रह पर आजमा कर देखिए। आप मुखिया बने हैं, आपके पास तमाम विकास के फंड आएंगे, विकास की योजनाओं के फंड आएंगे, आपको तमाम काम करना है, ठीक है, वो आपके विवेक पर है, आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ नाली बनानी है, वो आप अपने रणनीतिक दृष्टिकोण से कि कहाँ वोट मिलेगा, कहाँ वोट नहीं मिलेगा, वो सब कीजिए, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करूँगा। लेकिन आप और योजनाएं आप अपने कर्म के लिए कर रहे हैं, और एनएफएससी की योजनाएं की निगरानी या अनुपालन आप अपने धर्म के कारण कर रहे हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराना आपका धर्म है, ये आपका कर्म नहीं है। जैसे मैंने अधिकारियों को भी कहा, एसी साहब ने जिस बात का जिक्र किया, लेकिन इसको आप ये मानिए कि आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है, और हर आदमी में संवेदनाएं होती हैं, और संवेदना ये बताती है कि हमारे लिए और समाज के हित के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे कभी हूं कि मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिस रफ्तार से शिकायतें आती हैं, वो रफ्तार ही हमको हमारे इस भरोसे को कायम नहीं होने दे रहा है। कि इनका कहना है कि जिले के सभी स्कूलों में मीनू बोर्ड डिस्प्ले कर दिया गया है, इनमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये निगरानी करना आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप ये देखें कि हर स्कूल में मीनू राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार योजना बना सकती है, राज्य सरकार बजट प्राप्त जमीन पर उतर रही है या नहीं उतर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक एक योजनाओं की धरातल पर निगरानी नहीं कर सकते हैं, पड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये कौन करेगा? ये आप समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप हैं। ये जब तक आए तो आपको जो किट दिया गया है, या एसी साहब ने भी जो नंबर लिखाया, पहले आप जिले में शिकायत करें, जिले में शिकायत का निवारण नहीं होता है या संतोषजनक नहीं होता है तो आप खाद्य आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। इसीलिए आयोग ने व्हाट्सएप नंबर शुरू किया है कि आपको रांची आने की जरूरत न पड़े, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़े, बस सिर्फ आप आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मिले प्रावधानों का अतिक्रमण किसी स्तर का अधिकारी न कर पाए। लेकिन क्या है, उसी तरीके से आपके पंचायत के लाभुक ये नहीं जानते हैं कि आंगनबाड़ी में उसको क्या पोषण आहार मिलना है, स्कूलों में किस पौष्टिकता का भोजन मिलना है, किस किस दिन क्या मिलना है, ये नहीं जानते हैं। तो नहीं जानेंगे तो नहीं मांगेंगे, जानेंगे तभी मांगेंगे। इसलिए मैंने अधिकारियों से भी आग्रह किया है, वो आग्रह आप लोगों के पास भी अपना फंड है, आप लोग कल से ही अगर इस मुहिम में लग जाएं कि आप अपने पंचायत में दीवार लेखन, होर्डिंग,
बैनर, पोस्टर के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी अधिकार हैं, इस चीज तो अधिकार कैसे लेना है ये भी वो जानते हैं। इसलिए सिर्फ आप लोग बता दें कि आपका अधिकार क्या है। इसके अलावा आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप लोगों के किट में भी दिया गया होगा कि आप लोगों के लिए जैसे 9 दिसंबर को खाद्य आयोग का स्थापना दिवस होता है। इस साल से हमने शुरू किया है। सदस्य होने चाहिए, उतने सदस्य नहीं हैं। सदस्यों की कमी के कारण हम राज्य के सभी जिलों का भ्रमण नहीं कर पाए, इसलिए हमने मुखिया से शुरुआत नहीं की। हमने ये तय किया है कि इस साल से 9 दिसंबर 2024 में 23 में हम बेहतर काम करने को रांची बुलाकर पुरस्कृत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। वो पारदर्शी तरीके से करने के लिए हमने एक प्रारूप आप लोगों को दिया है। आप लोगों के किट में, इन लोगों के किट में है ना, ये मुखिया को सम्मानित कैसे करना है ये में बांटा गया है। जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान में जो अनाज बांटा जाता है उसकी निगरानी में आपकी भूमिका कैसी है, कितनी है, इस चीज के आकलन के लिए आपको 20 अंक रखा गया है। आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी और उसमें आपके जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए भी 20 और जननी सुरक्षा के लिए 15 अंक हैं। प्रचार प्रसार एवं अधिनियम का क्रियान्वयन, जैसे मैंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी आपकी भूमिका है, उस भूमिका के निर्वहन के लिए 15 अंक। सम्मान बहुत बड़ी चीज नहीं है, पुरस्कार भी उतनी बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आपको इस बात का संतोष होगा कि आपकी भूमिका और आपके योगदान को आयोग ने सराहा और चिन्हित किया, ताकि और मुखिया इस बात के लिए प्रेरित होंगे। मैं आयोग के इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों में इस बात की जागरूकता आएगी कि आपकी भूमिका कितनी कारगर है और आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस समाज की नींव हैं। जब तक नींव मजबूत नहीं हुई, पहली शर्त होती है नींव का मजबूत होना, और आप लोग इस समाज की नींव हैं। अब आप अगर अपने आप को लाभ और हानि के मनोयोग से ऊपर तक उठकर जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक गरीब, वंचित, क्योंकि आप ये जानिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्यों बनाया गया और किन के लिए बनाया गया ये, और अगर इस कानून हुआ था, आप तर्क पहले से तैयार करके रखते हैं कि अगर मेरी गलती पकड़ी गई तो हम क्या जवाब देकर बच के निकल जाएंगे। आयोग में भी सुनवाई होती है तो अधिकारी फाइलों के साथ साथ अपने तर्क भी तैयार रखते हैं कि इस गड़बड़ी के लिए, चूंकि गड़बड़ी हुई है तो उनको तो मालूम है, अब गड़बड़ी को ढकने के लिए तर्क तैयार किए जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप लोग भी, और अधिकारी से भी आग्रह है कि कोई दूसरा देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप अपने आप को तो देख रहे हैं। आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे अगर आप गरीब, वंचित, या आपके समाज में, आपके पंचायत में किसी की कुपोषण से मौत हो जाए, किसी की खाद्यान्न के अभाव में मौत हो जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो वो रात में चैन से नहीं सो सकता है अगर खाद्यान्न और कुपोषण के कारण उसके समाज में निराकरण होगा। और जो ये भाव है कि सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, अरे कौन क्या बोलेगा, वो डीलर तो, कई लोगों ने आयोग में जब एक्टिविस्ट से बातचीत होती है तो एक बात सामने आई कि वो डीलर, कौन सा डीलर कितना अनाज कम देगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा डीलर कितना दबंग है। जो डीलर जितना दबंग है अनाज की मात्रा उतना कम है। इस भाव मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है, तो अब विषय है कि उनको कमीशन कैसे मिले, उनकी भी अपनी एक समस्या है। लेकिन उस समस्या का तर्क ये नहीं हो सकता है कि हम खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दें क्योंकि हमको कमीशन नहीं मिल रहा है। कमीशन देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन लाभुकों की जिम्मेवारी है
कि उनको जितना हम इतने कमीशन में मेरा परिवार नहीं चल सकता है तो हम लाभ कम देंगे। तो ऐसे राशन डीलर को हाथ जोड़कर आप ये कहिए कि राशन डीलर का लाइसेंस देने के लिए सरकार आपके दरवाजे नहीं आई थी, आप सरकार के दरवाजे गए थे, आपको नहीं पोसा रहा है, आपको अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आप सरेंडर कर दें, आप दुकान छोड़ दें। इस तरह के बहाने उनको लूटने की छूट नहीं दी जा सकती है कि हमको लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे तर्कों को आप बिल्कुल स्वीकार न करें। ऐसे डीलर को आप हाथ जोड़कर ये कहें कि जैसे ऐसे कोई शिक्षक अगर आपको स्कूल में मिलते हैं कि नहीं अंडे बाजार में जिस दर पे मिल रहे हैं उस दर पर खरीदना संभव नहीं है तो हम अंडा, वो मानदेय की दिक्कत अपनी जगह है, उनके व्यवस्था की दिक्कत अपनी जगह है, लेकिन उसकी आड़ में उसका तर्क बनाकर किसी को योजनाओं को बाधित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और बोलते हैं स्टेट NSFSA राज्य खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम इसको कहते हैं, जैसे केंद्र ने NFSA है उसी तरह के स्टेट की ये है। उसमें राज्य सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में चूंकि ये बताया गया है, ये आयोग को ये जानकारी दी गई है कि जैसे ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सिर्फ वर्तमान में नहीं, पिछले जितने महीने का राशन या चावल नहीं उपलब्ध कराया गया है वो जोड़कर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वर्तमान में जो ग्रीन कार्ड होल्डर को दिक्कत आ रही है और है कोई पति लाभों के हिसाब से, पति यूनिट के हिसाब से ये पूर्व में भी चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है। इसके मौखिक शिकायत भी कई करते हैं, लेकिन इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण वितरण होता है। दुकान के स्तर पर भी निगरानी समिति, जो सतर्कता समिति है, पंचायत स्तर में भी चुनाव के बाद उसका पुनर्गठन नहीं हो पाया है। कई सदस्य जो है नए जीत करके आए हैं, जो अध्यक्ष है नए जीत करके आए हैं, उसकी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हो, उसका तब तक या तो मुखिया द्वारा प्रतिनियुक्त। एक सेकंड, ये निगरानी समिति का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ है? चुनाव हुए तो इतने दिन हो गए। सुझाव है मेरा कि जो वितरण हो वो निगरानी समिति के उपस्थिति में ही हो, ताकि लाभुकों का जो समस्या है, जो शिकायतें हैं। आप लोगों ने ताली बजाया, अच्छी बात है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच है तो बोलना पड़ेगा। ऐसा होता है, लेकिन अब मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूँ, ऐसा होता क्या आपने इसको रोकने की दिशा में कोई काम किया? बारी बारी से मैं पहले आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। आपने चूंकि अपने वक्तव्य में कई सवाल रखे हैं तो मैं बारी बारी खुल के, अब आप मेरी भी आलोचना करें, हम आपकी आलोचना करें। समस्या का समाधान तभी होता है, समाज बेहतर तभी बनता है तो आलोचना सहने की शक्ति है। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने ये कहा कि मुखिया की नियुक्ति के पदेन अध्यक्ष होने के नाते कई अधिकार पूर्व में ही दिए गए हैं। पहले आप उन अधिकारों का तो उपयोग करें, तब ना अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की बात होगी। जब आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसकी तो आप अनुपालन कर भी रहे हैं, उसकी जानकारी आपके पास है नहीं, तो उसके अतिरिक्त हमको ये भी दिला दीजिए, हमको ये भी दिला दीजिए, हमको ये भी दिला दीजिए। अधिकार है, उन अधिकारों का तो इस्तेमाल पहले कीजिए। आप निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, क्या आपको जानकारी है कि निगरानी समिति के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं? आपको जानकारी है? हाँ बताइए, आपको निगाह कि हमारे यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, हमारे यहाँ ये सुधार की आवश्यकता है। आपको अगर अधिकारी को लिखेंगे फिर आयोग को लिखेंगे, उसका उल्लेख है ना, उसमें आपके जिम्मेवारी और दायित्व में इस बात का, कर्तव्य और दायित्व में इस बात का उल्लेख है या नहीं? जी है ना। मैंने उन लोगों से कई बार प्रयास किया है कि आप लोग लिखित शिकायत दर्ज करें, ताकि एविडेंस के तौर पर आने वाले समय में जब जांच हो तो आपको बुलाया जा सके। लेकिन जैसे ही जन वितरण प्रणाली का जो संचालक होता है, दुकानदार होता है, उनके जानकारी आने पर वे व्यक्ति, वे लाभुक
या तो डरा, ये मुखिया और एमओ के बीच उसको प्रताड़ित किया जाता है जो मुखिया शिकायत करता है। अच्छा, यही समस्या है सर। कई प्रकार का और भी समस्या है। अच्छा मुखिया से एक बात हम पूछ रहे हैं, विषयांतर होकर पूछ रहे हैं। प्रताड़ना तो तब भी दी गई थी, प्रताड़ित तो तब भी किए गए थे हमारे पूर्वज। तो प्रताड़ना से कोई डर जाए, कोई डर जाएगा तो अधिकार नहीं ले पाएगा। मुझे इन बातों की जानकारी है। आप जो बातें कर रहे हैं वो अक्षरशः सही है, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। अगर सही नहीं होता तो आयोग जिले जिले में जाकर कार्यक्रम नहीं कर रहा होता। ये आयोग आपके साथ खड़ा है। हाँ, आप भी अपने अधिकारों का नाजायज लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो बेहतर समाज नहीं बनेगा। अगर अधिकार आपको मिलता है, अधिकार का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। अब आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये भी आप ही को सुनिश्चित करना है। आज आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमारे पास कई अधिकार, लेकिन इस बात के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि संविधान ने आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने के तमाम प्रावधान दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकार मांगने का मतलब कि डंडा लेकर लड़ना शुरू कर दीजिए। संवैधानिक वैधानिक अधिकार नहीं पहुंच पाता है कि उसके पास साक्ष्य का अभाव होता है। चलो वही और एक सवाल कि जो लाभुक कार्डधारी वो अयोग्य नहीं है तो हम सभा समाप्त करें, क्योंकि हमको फिर झुमका निकलना है। जी, डाकिया द्वारा जो चावल पहुंचाया जाता है तो आप फोटो खींच के भेजिए, कार्रवाई करेंगे। कौन से प्रखंड के, कौन से प्रखंड का है? कौंडेत वीडियो है क्या? साहब कोई बात नहीं, ये है कि अगर पहुंच रहा है, सीलबंद नहीं है तो सीलबंद रहेगा। सर मेरा एक आग्रह है कि मेरा भाषण तो दे रहा है लेकिन पर कुछ कमी दे रहा है। ये इसका मतलब पर्ची नहीं देने की। हाँ, ये कहाँ का मामला है? सिवली वाली पर्ची। ये डीएसओ साहब नोट करते जाइए कहाँ का मामला है। और जिससे 1-2 दिन के लिए आ सकते हैं, स्थायी रूप से दिक्कत हो, इसका मतलब वो जानबूझकर कर रहा है। ये मुखिया साहब जिनकी समस्या है वो डीएसओ को लिखित तौर पर अपनी बात बता देंगे या मौखिक तौर पे भी बता देंगे, नोट करवा देंगे। और वो अगर नहीं होता है तो आपको जो किट दिया गया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप ये बताएंगे कि